हो गया हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को या एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शॉर्ट में लिखते हैं 1 atm। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को शॉर्ट में क्या लिखते हैं 1 atm। तो 1 atm क्या होती है 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 1 atm क्या होती है 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हम लोग पास्कल बोलते हैं। पास्कल साइंटिस्ट के सम्मान में 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को 1 पास्कल बोली जाती है ना। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि 1 atm में कितना पास्कल होता है तो 10 का पावर 5 पास्कल। 1 atm में कितना पास्कल होता है 10 का पावर 5 पास्कल। तो ये जो कैलकुलेशन हुआ ना वो SI यूनिट में हुआ। CGS यूनिट में क्या होगी वैल्यू बताओ। सेम कैलकुलेशन अगर CGS यूनिट में करें, CGS यूनिट में करी जाए तो क्या होगी बताओ वैल्यू क्या होगी 1 एटमॉस्फेयर का। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होगा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का तो फॉर्मूला वही है रो जी एच। अच्छा देखो डेंसिटी जो होती है ना मरकरी की CGS यूनिट में वो कितनी होगी तो बस 1000 से डिवाइड कर दो। पहले हम लोग ये लिखते थे, पहले हम लोग ये SI यूनिट में लिखा था इतना kg पर मीटर क्यूब। अब 1000 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे डेसिमल आएगा, ये इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ये CGS यूनिट है डेंसिटी की, ठीक है। और हाइट तो हमारा CGS में ही आया था। हाइट कितना आया था 76 सेंटीमीटर, ये तो CGS ही है। और G की वैल्यू CGS यूनिट में क्या होती है बताओ तो। G की वैल्यू CGS यूनिट में 980 पर सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। तो इन तीनों वैल्यूज को रख दो तो प्रेशर की CGS यूनिट आ जाएगी। तो 1 atm और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल्स टू क्या हो जाएगी रो जी एच। रो की वैल्यू कितनी है CGS में 13.6, जी की वैल्यू कितनी है 980 और एच की वैल्यू कितनी है 76। तो देखो इन वैल्यूज को अगर आप रखेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.01325 10 का पावर 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये CGS यूनिट में आएगी। CGS यूनिट में 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितनी आ जाएगी CGS यूनिट में 10 का पावर 6 आ जाएगी। और CGS यूनिट होगी क्या तो देखो SI यूनिट प्रेशर की क्या थी SI यूनिट था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो CGS यूनिट क्या होगी, न्यूटन को डाइन में लिखते हैं ना CGS में, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हमने क्या बोला था याद है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को हमने क्या बोला था, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को क्या बोला था पास्कल। क्या बोला था पास्कल बोला था। डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर को हम लोग बोलेंगे बार। क्या बोलेंगे बार बोलेंगे। तो बताओ 1 एटमॉस्फेरिक जो CGS यूनिट में होगी वो किसके इक्वल होगी, अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैलकुलेशन के लिए जो यूज करेंगे होगा 10 का पावर 6 बार, या इसी को हम लोग बोलेंगे 10 का पावर 6 डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन से यूनिट में है CGS यूनिट में है। और SI यूनिट में क्या वैल्यू आई थी
1 एटीएम एसआई यूनिट में वैल्यू क्या आई थी? 10 का पावर 5 पास्कल, या इसी को हमने लिखा था न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 10 का पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो समझ में आ गया कि 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर सीजीएस यूनिट में क्या होती है और एसआई यूनिट में क्या होती है। क्या एसआई यूनिट में क्या होती है, क्या रिलेशन है? अगर आपको बोल दे कि फाइंड रिलेशन बिटवीन बार एंड पास्कल, तो रिलेशन बना सकेंगे क्या? बार और पास्कल में क्या रिलेशन है, बना सकेंगे क्या? बना सकते हैं। कैसे? हमें पता है कि 1 एटीएम की वैल्यू होती है 10 का पावर 6 बार, और इसी की वैल्यू होती है 10 का पावर 5 पास्कल। यही होती है ना। 1 एटीएम की वैल्यू ये होती है सीजीएस में और ये होती है एसआई में। तो यहाँ से बना सकते हैं कि नहीं रिलेशन? इन दोनों को अगर रिलेट करो, इन दोनों को, तो क्या आ जाएगा? 10 का पावर 6 बार इक्वल्स टू 10 का पावर 5 पास्कल। तो सॉल्व कर लेंगे क्या? ये आ जाएगा 10 बार इक्वल्स टू 1 पास्कल। सही है क्या? तो 1 पास्कल में कितना बार होगा? 10 बार। 1 पास्कल में कितनी बार होगी? 10 बार होगी। रिलेशन आ गया ना। तो ये वे है जिसमें हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर कर सकते हैं। बैरोमीटर सबको आ गया समझ में? बैरोमीटर में क्या करते हैं? बैरोमीटर में फिर से समझ लो, एक टब लेते हैं जिसमें मरकरी को फिल करी जाती है। एक ग्लास की यू ट्यूब लेते हैं ना, यू शेप का होता है, इसमें कंप्लीटली मरकरी फिल करते हैं। फिर इसको इन्वर्ट करके प्लेस करते हैं। कहाँ प्लेस करते हैं? मरकरी टब में, मरकरी टब में। उसके बाद की सिचुएशन क्या हो जाती है? उसके बाद कुछ ऐसा सिचुएशन क्रिएट हो जाता है, थोड़ा सा पार्ट यहाँ से ग्रेविटी के वजह से नीचे आ जाता है, ऐसा कुछ। और हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है कि अगर एक ही लिक्विड हो ना, तो एक लिक्विड में एक ही लेवल पे प्रेशर कभी नहीं बदलता है, हमेशा सेम होता है। तो यहाँ पे जो प्रेशर लिक्विड लगाएगा और यहाँ पे जो प्रेशर एयर लगाएगा, यहाँ पे एयर प्रेशर लगा रहा है और यहाँ प्रेशर कौन लगा रहा है? लिक्विड लगा रहा है। लेकिन है तो ये मरकरी का ही पॉइंट्स है, तो मरकरी का ही पॉइंट्स। तो प्रेशर जो लिक्विड लगाएगा वही प्रेशर होगा एयर का, और एयर का ही तो प्रेशर हमें निकालना था। लिक्विड के प्रेशर का फॉर्मूला होता है रो जी एच। तो इनडायरेक्टली हमने क्या करा? एयर का प्रेशर निकाल दिया। इसी की वैल्यू हमने 2 यूनिट में निकाला, एसआई और सीजीएस में। आ गया सबको समझ में ये बात? अब मैं दूसरा डिवाइस बता रहा हूँ। मान लो हमारे पास एक सिलेंडर है, ऐसा कोई मान लो सिलेंडर है, कैसा भी शेप का हो। एक हमारे पास एक सिलेंडर है और इसमें गैस भरी हुई है। इसमें क्या है? गैस भरी हुई है। हमें इस गैस का प्रेशर मेजर करना है। इस सिलेंडर में कितनी गैस है ये हमें प्रेशर मेजर करना है। कैसे मेजर करेंगे बताओ? तो मेजर करने का प्रोसेस क्या है? यहाँ पे एक गैस है सिलेंडर के अंदर और हमें इसका प्रेशर मेजर करना है। वी हैव टू मेजर प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर। सिलेंडर के अंदर का प्रेशर मेजर करना है। कैसे मेजर करेंगे? तो उसके लिए भी यहाँ पे इनडायरेक्ट गैस वाली लिक्विड वाली मेथड का यूज करेंगे। एक हम इस तरीके का एक ट्यूब लेंगे, इस तरीके का एक ट्यूब लेंगे
और इसका सेकेंड एंड ओपन रहेगा एटमॉस्फेयर में। और इसमें क्या करेंगे, इसमें एक मरकरी को फिल कर देंगे। क्या करेंगे, मरकरी को फिल कर देंगे। मरकरी को हमने यहाँ पे फिल कर दिया। अब यहाँ पे जो सिलेंडर था ना, यहाँ पे अभी क्लोज है ना, यहाँ पे अभी क्लोज है सिलेंडर। इस तरह से सिलेंडर अभी क्लोज है, सिलेंडर ओपन नहीं है। सिलेंडर इस तरह से क्लोज है, यहाँ पे गैस भरी हुई है। जैसे ही यहाँ से इसको हटाएंगे, यहाँ पे एक सेपरेटर है, इसको जैसे ही हटाएंगे तो क्या होगी बताओ, गैस ना इधर रन करेगा। और रन करने के बाद यहाँ पे एक प्रेशर एक्सर्ट करेगा, यहाँ पे प्रेशर लगाएगा। तो प्रेशर लगाने के बाद क्या होगी बताओ, प्रेशर लगाने के बाद क्या होगी, ये वाला लेवल थोड़ा नीचे आ जाएगा। और जितना लेवल ये नीचे आएगा, मान लो ये लेवल है x नीचे आया, उतना ही ये लेवल x ऊपर चला जाएगा कि नहीं, उतना ही ये लेवल ऊपर चला जाएगा। तो जो फाइनल डायग्राम बनने वाले हैं, फाइनल डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा, मरकरी ऐसा शो होगा। मरकरी कैसा दिखेगा, देखो मरकरी इस हाइट पे दिखेगा। ब्लैक डॉट से जो मैं रिप्रेजेंट किया हूँ, दैट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ मरकरी, दैट इज द फाइनल पोजीशन ऑफ मरकरी। ठीक है, एक में इधर है लेवल, यहाँ पे गैसेज प्रेशर क्रिएट कर रहा है। इधर किसका प्रेशर है, इधर गैस का प्रेशर है। इधर से कौन प्रेशर लगा रहा है, गैस का प्रेशर है, गैस का प्रेशर है। गैस का प्रेशर इधर से लग रहा है, लेकिन इधर कौन प्रेशर लगा रहा है, इधर भी तो एक प्रेशर लगा रहा है खुला होने की वजह से। तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब वही कॉन्सेप्ट यूज कर लेंगे। कौन सा कॉन्सेप्ट, एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है ना कि अगर सेम लिक्विड हो ना तो एक लेवल पे प्रेशर सेम ही होता है। तो देखो यहाँ पे भी मरकरी है क्या, और यहाँ पे भी मरकरी है, दोनों जगह मरकरी है क्या। तो दोनों डॉट पे अगर मरकरी है, दो डॉट है हमारे पास सेम लेवल पे, इधर प्रेशर लगा रहा है गैस जो सिलेंडर में भरा हुआ था, और इधर प्रेशर कौन लगा रहा है बताओ, दो चीज प्रेशर लगा रहा है। एक तो एटमॉस्फेयर प्रेशर लगा रहा है, दूसरा लिक्विड प्रेशर लगा रहा है। दो चीज लगा रहा है प्रेशर। इधर कौन प्रेशर लगा रहा है, एक लगा रहा है एटमॉस्फेयर और दूसरा लगा रहा है लिक्विड। दोनों का प्रेशर इस पॉइंट पे लग रहा, और क्योंकि सेम लेवल पे है तो प्रेशर गैस की क्या हो जाएगी, प्रेशर जो एटमॉस्फेरिक लगाएगा प्लस प्रेशर जो लिक्विड लगाएगा, दोनों के इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा, तभी तो बैलेंस है, लेवल सेम है। और हमें गैस की निकालनी है प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पता है क्या, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो हमें मालूम ही होती है, उसको मैं पी नॉट से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, क्योंकि हमें मालूम होती है इसकी वैल्यू तो 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, ये तो हमें पहले से मालूम है। अब हमें लिक्विड का प्रेशर निकालना है। तो देखो अगर ये वाला x है, ये वाला x है, तो टोटल हाइट कितनी हो गई, 2x हो गई। तो प्रेशर का कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, रो जी, और हाइट हो गई 2x। रो किसकी है, मरकरी की है, क्योंकि हमने मरकरी को फिल किया है। तो देखो प्रेशर ऑफ द गैस क्या हो जाएगी, पी नॉट प्लस रो जी मल्टीप्लाई 2x। x कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एक स्केल लगा रहेगा, यहाँ पे एक स्केल लगा रहेगा। स्केल से देख करके हम लोग हाइट पता कर लेंगे, x पता कर लेंगे, और डेंसिटी मरकरी की मालूम है, जी हमें पता है पहले से, तो सारी चीजें नोन होगी। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब भी किसी गैस सिलेंडर में प्रेशर निकालनी हो तो क्या करेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस कौन सा प्रेशर होगा, रो जी इंटू 2x। तो इस फॉर्मूले से हम गैस के सिलेंडर का प्रेशर निकाल सकते हैं।
ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करके हम लोग निकाल सकते हैं प्रेशर। समझ में आ गया बात कैसे क्या करनी है? इस तरह से हम लोग हमेशा प्रेशर निकाल सकते हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ फ्लूइड डायनामिक्स की। किसकी मैं बात कर रहा हूँ? फ्लूइड डायनामिक्स की। फ्लूइड डायनामिक्स की। सर हाँ, इसमें से जो प्रेशर लगाया था वो एयर ने एटमॉस्फेयर प्रेशर ऊपर से लगा था सर उसमें। तो और कहाँ से लगता है? तो सर लिक्विड अंदर से लगा रहा होगा। हम्म, कहाँ पे बात कर रहे हो? कौन से क्वेश्चन में? इसमें सर इसमें? अभी बताया था इसमें ही ये वाला? सर। हाँ इसमें सर। हाँ सर। तो इधर एटमॉस्फेयर दिख नहीं रहा है? इधर ओपन है एटमॉस्फेयर में, तो एटमॉस्फेयर हम्म, इधर से लगाया प्रेशर। हम्म, हाँ, और यहाँ गैस कैसे? भरा हुआ है, तो गैस वाला इधर से प्रेशर इधर जनरेट हुआ है, तभी तो ये एक्स नीचे गया। प्रेशर के हम्म, वजह से एक्स नीचे गया ना, और इधर एक्स एक्स्ट्रा जनरेट हुआ है। किसी पॉइंट पे आके बैलेंस हो गया। जिस पॉइंट पे आके बैलेंस हो गया, उस साइड क्या होगा? इधर वाला प्रेशर और इधर वाला प्रेशर सेम रहा होगा, तभी तो बैलेंस हुआ है। हम्म, चलो अब मैं बात करूंगा फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स मीन्स यहाँ पे जो भी लिक्विड लूंगा ना, लिक्विड मोशन में होगा। मोशन कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है यूनिफॉर्म, दूसरी होती है नॉन यूनिफॉर्म। दोनों तरह के मोशन में यहाँ पे लिक्विड होगा। नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट वाला नॉन यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म का मतलब होगा कि जो बॉडी की वेलोसिटी रहेगी वो कांस्टेंट रहेगी, है ना। तो इन दो केसेस में अब लिक्विड को रखनी है। अगर देखो कांस्टेंट वेलोसिटी पे रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट या रेस्ट दोनों सेम तरीके का स्टेट है। कांस्टेंट वेलोसिटी और रेस्ट डिफरेंट स्टेट नहीं है, सेम ही तरह का स्टेट है। रेस्ट का मतलब हुआ वेलोसिटी की वैल्यू 0, कांस्टेंट का मतलब हुआ वेलोसिटी की वैल्यू 5। तो ये भी एक इंटीग्रल वैल्यू है और ये भी एक इंटीग्रल वैल्यू है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी और रेस्ट अलग है नहीं, है ना। तो यहाँ पे केवल एक्सेलरेटेड की बात करूंगा। अगर लिक्विड एक्सेलरेटेड होगी तो क्या चेंज हो जाएगा? इफ लिक्विड, लिक्विड कैसे एक्सेलरेट होगा? कंटेनर में रख देंगे और कंटेनर को एक्सेलरेट करेंगे। इफ लिक्विड कंटेनर इज एक्सेलरेटिंग, अगर लिक्विड कंटेनर एक्सेलरेट कर रहा हो तो क्या होगा बताओ? अगर लिक्विड कंटेनर, एक सिंपल है, मान लो यहाँ पे एक कंटेनर दी गई है और हमने क्या करा? ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर दिया। तो बताया ही था ये वाली कंडीशन, ऊपर जैसे ही एक्सेलरेट करेंगे तो जितना भी पॉइंट होगा उस पे एक स्यूडो फोर्स लगेगा, नहीं लगेगा? ma0। mg तो पहले से लग रहा है। तो पहले इनिशियली हम लोग वेट को कैसे लिखते हैं? वेट को लिखते हैं mg। लेकिन अब वेट को क्या लिखेंगे? अगर एक्सेलरेट कर रहे होंगे तो वेट को अब क्या लिखेंगे? दोनों को सम करके लिखेंगे, m इंटू जी प्लस a0। तो जहाँ पे पहले हम g यूज करते थे, अब वहां पे क्या यूज करेंगे? g प्लस a0 यूज करेंगे। तो अगर कोई कंटेनर इस तरह से एक्सेलरेट कर रहा हो ऊपर की ओर एक्सेलरेट कर रहा हो a0 से, और आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि h हाइट नीचे प्रेशर क्या होगा, इस P पॉइंट पे, या इस पॉइंट का नाम M देता हूँ, M पॉइंट पे प्रेशर बताओ, इसकी डेंसिटी है रो। तो प्रेशर एट पॉइंट M क्या होगी? तो पहले फॉर्मूला क्या लिखते थे? रो जी एच। लेकिन अब ये नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे? रो
जी प्लस ए नॉट इंटू एच, ये लिखेंगे, ये करेक्ट होगा, है ना। क्योंकि जब ऊपर एक्सेलरेट करते हैं तो हर एक पॉइंट पे एक स्यूडो फोर्स अप्लाई होती है। वो स्यूडो फोर्स क्या करता है, जी को इंक्रीज कर देता है, जी को क्या करता है, इंक्रीज कर देता है। तो ये इफेक्ट है एक्सेलरेशन की। मान लो सेकेंड केस में, केस सेकेंड की मैं बात कर रहा हूँ, केस सेकेंड में ऐसा किया हमने, इस कंटेनर को नीचे एक्सेलरेट कर दिया, नीचे एक्सेलरेट कर दिया। अब मान लो यहाँ पे कोई पॉइंट है एम और ये वाली हाइट है एच। अब बता प्रेशर क्या होगा, इसकी डेंसिटी है रो, तो प्रेशर एट पॉइंट एम क्या होगी बता। प्रेशर एट पॉइंट एम क्या होगी, दो ऑप्शन दे रहा हूँ, रो जी एच होगी, रो जी प्लस ए नॉट एच होगी, या रो जी माइनस ए नॉट इंटू एच होगी। कौन सा सही होगा, एम पॉइंट पे प्रेशर क्या होगी, रो जी एच होगी, या रो जी प्लस ए नॉट एच होगी, या रो जी माइनस ए नॉट एच होगी। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो देखो नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तो स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर। नीचे जब भी एक्सेलरेट करे कोई भी बॉडी तो उस पे स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, ऊपर, ऊपर लगेगा एम ए नॉट। नीचे वेट तो एम जी लगेगी ही ना, नीचे तो एम जी लगेगी ही। तो क्या होगा, एम जी नीचे लग रहा, एम ए नॉट ऊपर लग रहा, तो इसका जो नेट वेट होगा वो क्या होगा, एम जी माइनस एम ए नॉट। इसको m कॉमन लेंगे तो क्या लिखेंगे, g माइनस ए नॉट। तो जो पहले g था वो अब क्या हो गया, g माइनस ए नॉट हो गया। कौन सा ऑप्शन सही है, ये वाला ऑप्शन सही है, g माइनस ए नॉट इंटू एच। ठीक है, इस तरीके का हो जाएगा। अब मैं एक केस थर्ड ले रहा हूँ, केस थर्ड क्या है, केस थर्ड समझेंगे। केस थर्ड में कंटेनर को हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट कर रहा हूँ। एक कंटेनर में हमने क्या करा है, लिक्विड फिल किया है, एक कंटेनर में हमने लिक्विड को फिल किया है और इसको इधर एक्सेलरेट किया है ए नॉट से। अब बता क्या होगी, किसी एच डेप्थ पे अगर प्रेशर निकालनी होगी तो क्या हो जाएगी, क्या हो जाएगी प्रेशर। तो देखो जैसे ही एक्सेलरेट करोगे तो कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी एक पॉइंट लिक्विड की ले लो, कोई भी एक पॉइंट लिक्विड की लेंगे ना, तो एक तो इसकी mg नीचे लग रही है, mg नीचे, और स्यूडो फोर्स किधर लगेगा बताओ, स्यूडो फोर्स इधर लगेगी क्या, एम ए नॉट इधर लगेगी। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर होगा, देखो इधर लग रहा है एम ए नॉट और इधर लग रहा है mg। तो अब बॉडी का नेट वेट किधर होगा, तो आपको पता है बॉडी का रिजल्टेंट इस लाइन पे होगी, कितनी होगी, तो पाइथागोरस लगा दो, अंडर रूट ए नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर होगी ना, यही होगी। अच्छा देखो एक पॉइंट और यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, पॉइंट क्या है कि जब ना इधर एक्सेलरेट कर रहा है ए नॉट से, तो बॉडी का टोटल वेट नीचे की तरफ आया था, कितना आया था, टोटल वेट आया था एम जी प्लस ए नॉट। तो देखो जो टोटल वेट का डायरेक्शन है ये है हमारा सरफेस, ये क्या है, लिक्विड की सरफेस, सरफेस ऑफ लिक्विड। लिक्विड की जो सरफेस होती है ना, टोटल वेट पे 90 डिग्री एंगल बनाता है, कितना एंगल बनाता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है हमेशा। तो इस क्वेश्चन में आप देखो, अभी जो मैं क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ उस क्वेश्चन में क्या है, एम ए नॉट इधर आया है, एम जी इधर आया है, तो नेट वेट तो इधर आ जाएगी ना, नेट वेट क्या होगी, एम ए नॉट स्क्वायर जी स्क्वायर।
अब जरा सोचो, ये है हमारा नेट वेट। नेट वेट की डायरेक्शन इधर है, तो बताओ सरफेस की डायरेक्शन क्या होगी? तो लिक्विड का सरफेस ऐसे हो जाएगा। लिक्विड की सरफेस कैसी हो जाएगी? ये हो जाएगी लिक्विड की सरफेस, क्योंकि लिक्विड की सरफेस, लिक्विड की जो सरफेस होती है वो हमेशा 90 डिग्री के एंगल पे होता है नेट वेट से। क्या होती है? लिक्विड की जो सरफेस दिख रही है ना, लिक्विड की जो सरफेस दिख रही है, लिक्विड की जो सरफेस दिख रही है वो हमेशा नेट वेट से 90 डिग्री एंगल बनाता है। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही एक कंटेनर दी जाए, कंटेनर को एक्सेलरेट करेंगे हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टल मीन्स पैरेलल टू द अर्थ सरफेस, तो जैसे ही हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करेंगे तो क्या होगी? इसका शेप ऐसा हो जाएगा। इसका शेप अब सेम नहीं रहेगा, इसका शेप कुछ चेंज हो जाएगा। कैसे चेंज होगा? कैसे चेंज होगा? तो इसका ना सरफेस कुछ ऐसा हो जाएगा, लिक्विड का सरफेस ऐसा हो जाएगा। पहले यहाँ तक था, अब लिक्विड इस तरह से हो जाएगा। अभी मैं बताया ना, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो नेट वेट है वो इधर आ रहा है, इधर MA0 लगा था, इधर mg लगा था, और इनका रिजल्टेंट यहीं पे तो आया था। तो रिजल्टेंट वेट के 90 डिग्री पे हमेशा सरफेस होगा। कितने सरफेस होगा? 90 डिग्री पे। तो जैसे ही एक्सेलरेट करते जाओगे तो इस तरह से होता जाएगा। आ गया बात समझ में? जैसे ही हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करेंगे तो सरफेस हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइन हो जाएगी। एज वी एक्सेलरेट, as we accelerate a liquid horizontally, surface becomes inclined, surface becomes inclined because geometry of surface, geometry of surface is always perpendicular to net weight। हमेशा क्या होती है? नेट वेट के परपेंडिकुलर होती है, इस वजह से इंक्लाइन हो गई। इसका उल्टा जरा सोचो, इसका उल्टा मान लो अगर ये वाली लिक्विड कंटेनर है, इधर की ओर एक्सेलरेट हो रहा हो, तो बताओ सरफेस का नेचर क्या होगा? अगर इधर की ओर एक्सेलरेट कर रहा हो तो दो ऑप्शन दे रहा हूं, दो ऑप्शन दे रहा हूं। कंटेनर में लिक्विड ऐसा हो जाएगा, दूसरा कंटेनर में लिक्विड ऐसा हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए है, ये ऑप्शन नंबर बी है, या सीधा ही रहेगा? कौन सा सही लग रहा है? कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? हाँ, ए हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप देखो mg नीचे लगेगा, स्यूडो फोर्स इधर लगेगा MA0, तो इनका रिजल्टेंट तो इधर आएगा, रिजल्टेंट इधर आएगा। सरफेस, सरफेस हमेशा रिजल्टेंट पे 90 डिग्री बनाएगा, तो शेप ए वाला करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ गया ना? अगर अलग अलग डायरेक्शन में एक्सेलरेट करेंगे तो सरफेस का इंक्लिनेशन भी चेंज कर सकता है। ठीक है, सरफेस का इंक्लिनेशन क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। अब कितना इंक्लिनेशन आएगा वो हमें कैलकुलेट करना है। इफ लिक्विड इज एक्सेलरेटिंग हॉरिजॉन्टली, एक्सेलरेटिंग हॉरिजॉन्टली, we have to calculate inclination। कितना इंक्लिनेशन, कितना झुक जाता है वो हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे?
बहुत सिंपल है। देखो हमें पता था कि अगर मैं इधर एक्सेलरेट करूं, इधर की तरफ एक्सेलरेट करूं ए नॉट से, तो क्या होगा, एक mg नीचे लगती है, एक स्यूडो एम ए नॉट इधर लगती है अपोजिट डायरेक्शन में, और रिजल्टेंट इधर होती है m अंडर रूट ए नॉट स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। तो अगर मैं सरफेस का डायरेक्शन क्या, देखो सरफेस तो ऐसा बन रहा था, इस पे 90 डिग्री बन रहा था, तो अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लेता हूँ, इसको मैं थीटा मान रहा हूँ, देखो इसको मैं थीटा मान रहा हूँ, तो अगर इसको मैं थीटा मानूंगा तो देखो ये भी थीटा होगा क्या, कैसे होगा, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है तो ये थीटा होगा।